वालेकुम बेटे, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आपको याद होगा कि हमारा चैप्टर नंबर जो है 4 चल रहा था। तो चैप्टर नंबर 4 के बारे में हमने पेडोलॉजी को खास तौर पे हम देख रहे थे, सॉइल स्टडी ऑफ सॉइल के बारे में, ठीक है। तो जहाँ पे हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल उसको बेटा बार बार हम आगे लेके चल रहे थे। तो अब हम आगे लेके चलेंगे कि लास्ट सेगमेंट हमारा छोटी सी डेफिनेशन है वो रह गई थी हमारी, उसको जरा हम देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन डेट। एसओएम हमने देख लिया था सॉइल ऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। सॉइल ऑर्गेनिक के बारे में हमने बात कर ली थी। ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर यानी उसकी ऑर्गेनिक जो होगी सॉइल, दो सॉइल हमने पढ़ी थी, ऑर्गेनिक सॉइल और मिनरल सॉइल, उसमें परसेंटेज के लिहाज से हमने बात की थी। तो अब हम ओवरऑल जो है ह्यूमस का आर्टिकल बेटा हम देखते हैं कि ह्यूमस क्या चीज़ है और ह्यूमस और ह्यूमिफिकेशन क्या चीज़ है। अगर हम इसकी डिटेल बेटा देखें तो इसके सादा सी डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस, द डार्क कलर्ड amorphous substance formed by the partial decay of the dead animal and plant is called the humus and the process of humus formation is called the humification। बेटा सादा सी डेफिनेशन हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस की हुई है कि ह्यूमस क्या है, एमॉर्फस है। एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई मॉर्फोलॉजी ना हो, जिसकी कोई शेप ना हो, उसको आप एमॉर्फस का नाम देते हैं। तो सादा से इसकी डेफिनेशन ये भी आप लिख सकते हैं, द पार्शली डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको आप क्या नाम देते हैं, उसको आप ह्यूमस का नाम देते हैं। और वो जो प्रोसेस है जिसके अंदर ह्यूमस बनेगी, यानी अब ह्यूमस क्या चीज़ है कि कोई भी आपका जो प्लांट है या एनिमल है वो उसकी पार्शियल डिके को हम क्या नाम देते हैं, ह्यूमस का नाम देते हैं। और अगर हम ओवरऑल आर्टिकल की बात करें, ओवरऑल टॉपिक की बात करें, तो उस प्रोटोकॉल को हम ह्यूमिफिकेशन का बेटे नाम देते हैं, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिज्म देखें तो आपको पता है डिकम्पोजर में जब भी हम नाम लेते हैं तो दो ऑर्गेनिज्म का नाम मेजर हमारे जहन में आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, एक बैक्टीरिया और दूसरा फंगस फंजाई का नाम जहन में आता है। अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन होगी। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोआ अटैक ऑन डेड प्लांट remain and they decay this matter, they ultimately decompose them into more or less simple and the salt contain nitrogen and phosphate, carbon dioxide and water are released आ जाता है। earthworm drag down and partially digesting dead plant and material, thus they also play some role in the breaking of organic matter at their following stages। अच्छा, अगर हम डिकम्पोजिशन के लिहाज से बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, प्रोटोजोन आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने एंजाइम रिलीज़ करते हैं या अपना मेटाबॉलिज्म इस्तेमाल करते हैं, और वो जो आपका जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर बेटे क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। जैसे ये लिटर आ जाता है, डफ आ जाता है, लीफ मोल्ड आ जाता है। ये तीन डेफिनेशन है, लिटर, लीफ, लिटर, हमने पहले भी इसके ऊपर बात की थी। द मटेरियल फॉर्म्ड बाय द रिसेंटली फॉलन लीफ, यानी वो जो प्लांट से पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, उनको आप बेटे क्या नाम देते हैं, आप उनको लिटर का नाम देते हैं। अच्छा, इसी तरह डफ की अगर हम बात करें, डफ क्या चीज़ आ जाती है, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द लेयर ऑफ द लिटर, इट इज़ ड्राइड फ्रॉम द लिटर, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इट इज स्टार्टेड इन दिस लेयर आ जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं, एक लीफ है, दूसरा डफ। अब डफ क्या रहता है, अब डफ जो है, यू कैन से दैट इट इज ड्राइड फ्रॉम द लिटर, इट इज ड्राइड फ्रॉम द लिटर आ जाता है। यानी इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि डिकम्पोजिशन का अमल किस स्टेज में स्टार्ट होगा, तो आपने ये बातें ध्यान में रखनी है कि डिकम्पोजिशन वाज इनिशिएटेड इन द, डिकम्पोजिशन कहाँ पे इनिशिएट होएगी, डिकम्पोजिशन वाज इनिशिएटेड इन द लिटर आ जाता है, उसके अंदर डफ के अंदर स्टार्ट होएगी, ओके। इसी तरह लीफ मोल्ड की बट हम बात करते हैं तो इसमें हमने क्या बताना है, द लेयर इज प्रेजेंट बिलो द डफ, द डिकम्पोजिशन इज कंप्लीटेड इन दिस लेयर। तो जो डिकम्पोजिशन है लीफ मोल्ड के अंदर क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ के लिए ऐसे या कंपटीशन के एग्जाम के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनमें सबसे पहले लीफ लिटर आ जाता है, उसके बाद आपका डफ आ जाता है, उसके बाद लीफ मोल्ड आ जाता है। तो ये तीनों क्राइटेरिया बेटे आपको आना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। आगे लेके चलते हैं, ह्यूमस फॉर्मेशन की बेटा हम बात करते हैं। तो डिकम्पोज मटेरियल इस कॉल्ड द रा ह्यूमस और मोर, कहता वो जो मटेरियल डिकम्पोज जब हो जाएगा, पहले हमने पार्शियल डिकेट को हमने ह्यूमस का नाम दिया है, तो जब वो मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज हो जाएगा बेटे उसको हमने मोर का नाम देना है। फाइनली द ह्यूमस इज मिक्स विद द मिनरल, it is changed into dark color amorphous and inert substance known as a humus। The rate of humification depends on the climatic and other condition, the most active at all temperature 35 to 40, and under condition a good soil aeration, moderate soil moisture, presence of calcium carbonate in the soil, humus is a lightweight, thus it does not easily mix with the other component आ जाता है। अगर हम डिकम्पोजिशन की बेटा बात करते हैं ना, तो जहाँ पे इसका जो आइडियल टेम्परेचर 35 टू 45 है, कि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दूसरे जानवर मौजूद होते हैं, तो डिकम्पोजिशन को वो क्या करेंगे, ऑप्टिमम लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे इसको परफॉर्म करेंगे। Humus is formed as a result of many steps. There are steps occur in the decomposition of organic matter. Humus substance have complex structure. Humus cannot be used by many microorganisms as energy source. It remains in the soil आफ्टर अ रिलेटिवली लॉन्ग टाइम आ रहा था। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि वो जो ह्यूमस है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए या उसके जो साइकिल को मेंटेन करने के लिए बड़ा बहुत जरूरी है। अच्छा, नीचे ना एक आपको साइकिल दिखाया गया, इसके बारे में हमें पहले भी पता है क्योंकि हमने बायोलॉजिकल मालिक्यूल पढ़े हुए हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा। पहले हम इसको जरा देखते हैं। अब तीन बायोलॉजिकल मालिक्यूल है मेजर, जैसे प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब हमने ज़रा ओवरऑल प्लांट के लिए से बात करनी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो यहाँ पे माइक्रोबियल और केमिकल एक्शन होएगा, तो CO2 और वाटर रिलीज हो जाएगा। उसके बाद इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, यानी पॉलीसक्राइड इज कन्वर्टेड इनटू मोनोसक्राइड, एंड मोनोसक्राइड फर्दर आगे इंडिविजुअल केमिकल में जैसे कीनोन्स हैं या डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, उसके अंदर वो तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। एंड एट द एंड क्या होगा, दे आर कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस आ जाता है या पॉलीहेटेरो कंडेंसेशन। इसी तरह
अगर हम ये प्रोटीन बात करते हैं प्रोटीन की, तो माइक्रोबियल एक्सचेंज जब होगा और यानी पॉलीपेप्टाइड आपका पेप्टाइड में तब्दील होगा, पेप्टाइड आपका अमीनो एसिड में तब्दील होगा, उसके बाद बैक्टीरिया, ये भी साइकिल आपने पढ़ा हुआ है, तो देन वो सोइल में शामिल हो जाता है। इसी तरह अगर हम लिग्निन देखें, टैनिन देखें, प्लांट के लिए रेफरेंस के लिए से बात करेंगे, सेल वाल के अंदर दीज आर द इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो पाया जाता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक है, ठीक है। ये भी अपने अपने मोनोमर के अंदर तब्दील होकर क्यूमाइड अल्कोहल आ जाता है या सिनेपाइल अल्कोहल आ जाता है, इनमें शामिल होकर दोबारा सोइल के अंदर भी क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो ये लगातार जो सिलसिला इसका चलता रहता है, तो इसको बेटा आपने ज़रा दे लेना है। यानी सादा सी बात है, इधर आपने दो की टर्म जेन में रखनी है। एक आ जाता है आपका लीफ लिटर, डफ आ जाता है, और लीफ मोल्ड आ जाता है, और एंड के ऊपर मोर आ जाता है। ओके, यानी इनिशियल, और ये भी जेन में रखना है कि लीटर के अंदर, लीफ लिटर में डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं होती, बल्कि डफ के अंदर स्टार्ट होती है, और इसी तरह कंप्लीट कहाँ भी होती है, लीफ मोल्ड के अंदर। इसी तरह जब हम मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज हो जाएगा बेटे, उसको आपने मोर का नाम देना है। ओके, इसको अच्छे से आपने दे लेना है। आगे तरह लेके चलते हैं, चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं इसको। वो भी आसान सा एक चैप्टर है, आपको समझ भी आ जाएगी इसकी जल्दी। अगर आपको याद हो बेटे, चैप्टर 5 का जो टाइटल है बेटे, उसका नाम है ग्लोबल इकोसिस्टम। आपको नाम से इसका आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम है बेटे, वन बाय वन हमने इसको लेके चलना है कि वो कौन कौन से इकोसिस्टम है। जैसे इकोसिस्टम की सादा सी डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इकोलॉजी का सबसे बड़ा यूनिट बेटे इकोसिस्टम है। तो इसको हमने ज़रा देखना है। एक कम्युनिटी ऑफ विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट एनवायरमेंट इसका इकोसिस्टम। इको का मतलब ही एनवायरमेंट है, इको का वर्ड ओ इको से लिया गया है, अगर आपको याद हो। एक साइंटिस्ट था अर्नेस्ट हैकल, 1866, 1866 में उसने ओइकोस का जो वर्ड है उसको इस्तेमाल किया था। एन इकोलॉजिकल यूनिट दैट इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म विच इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ विद द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड दैट फ्लो एनर्जी, क्लियरली डिफाइंड ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइकिल आर विद इन द सिस्टम इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोसिस्टम है। अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को जो रिलेशन है या जो मूवमेंट है, एनर्जी या फ्लो है, उन सबको मेरे बेटा वन बाय वन हम इसको एलैबोरेट करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नेचुरल रिलेशनशिप की बात करें, वन क्या आ जाता है, अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज अ जॉइंट इकोसिस्टम इन द अर्थ, बायोटिक है, यानी आपका अर्थ जो रिजर्वायर है, ठीक है। इसी तरह इकोसिस्टम अगर हम देखें, बायोस्फीयर है, थिन लेयर ऑफ अर्थ है जिनमें आल, अगर आपको याद, बायो का मतलब ही लाइफ है, तो हमने पढ़ा भी था इसके, थिन लेयर ऑफ अर्थ अराउंड विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। आप उसको बेटा नाम देते हैं। अब इसको डिफरेंट कंपोनेंट इकोसिस्टम में डिवाइड किया हुआ है, टेरेस्ट्रियल है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट, इन सब इकोसिस्टम जिनके यहाँ पे नाम है ना, इन सबको हमने वन बाय वन डिस्कस बेटे हमने करना है। इसी तरह नीचे आ जाता है थर्ड पॉइंट पे, इकोसिस्टम में भी स्मॉल सिंगल है, पॉन्ड है, क्रॉपलैंड है, एज लार्ज एज ओशन, डेजर्ट। इकोसिस्टम माइक्रो भी हो सकता है, इकोसिस्टम मैक्रो भी हो सकता है, तो दोनों को हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिट इकोसिस्टम आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद टाइम एंड स्पेस फंक्शनैलिटी, दे आर लिंक्ड आ जाता है। इन रिसेंट ईयर इकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ इकोसिस्टम अंडरटेक बिसाइड स्ट्रक्चर आ जाता है, लाइक देयर इज अ बायोएनर्जेटिक अप्रोच। अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री देखें इकोसिस्टम की, द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय द एजी टेंसले 1935। बेटा इसे अंडरलाइन कर ले, इसे आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। ये हम स्कूल आपको आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इकोसिस्टम की टर्म किसने दी, तो साइंटिस्ट का नाम है टेंसले। टेंसले याद कर ले, इनफ है, 1935 के अंदर। तो देर आर मैनी अदर पैरेलल टर्म सिनोनिम इकोसिस्टम, द टर्म हैव बीन प्रपोज्ड फॉर वेरियस इकोलॉजिस्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे बायो जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको वन बाय वन यूज़ किया हुआ है। जैसे कार्ल मोबियस है, ठीक है, या इसी तरह से आपका होलोसियन है, या जियो बायो सिनोसिस आ जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं वन बाय वन था, लेकिन आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो इकोसिस्टम की जो टर्म है टेंसले 1935, साइंटिस्ट का नाम बेटा टेंसले है, ठीक है। 1935 में टेंसले ने इकोसिस्टम की जो टर्मिनोलॉजी है बेटा उसको इस्तेमाल किया था। अच्छा, इसी तरह अगर हम काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बेटा बात करें, वी एक्सप्लेन अबाउट द काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, तो नेचुरल आ जाता है, नाम से बाजार है। कहता है इकोसिस्टम जो आ जाता है आपका ऑपरेट बाय देमसेल्फ विदाउट एनी मेजर इंटरफेरेंस बाय मैन, दे आर कॉल्ड द, उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉल्ड द नेचुरल, यानी जिसके अंदर ह्यूमन की इंटरफेरेंस कम हो, या यू कैन से दैट जहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया था, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रो का मतलब एंथ्रोपोलॉजी, एक ना ब्रांच है, लिटरेचर की ब्रांच है, जिसमें आप ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमन की एज इट इज़ उसको आप डिस्कस करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोजेनिक कि जहाँ पे ह्यूमन मेड एक्टिविटी कम से कम हो, उसको आप नेचुरल इकोसिस्टम का नाम देते हैं। इसकी दो टाइप है, लोटिक और लैंटिक। अगर हम लोटिक देखें, अगर भी आप देखें ना, ट्रस्टल भी आ जाता है, जहाँ पे ग्रास लैंड है, डेजर्ट है, वो सारे एक्वेटिक आ जाता है, ठीक है। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर है। आप जानते हैं कि फ्रेश वाटर में सल्यूट की कंसनट्रेशन कम होगी, और आपका जो मरीन वाटर है उसमें सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। फ्रेश वाटर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लोटिक और लैंटिक। लोटिक अगर हम देखें, दीज आर रनिंग वाटर इकोसिस्टम लाइक स्प्रिंग है, ब्रोक है, स्ट्रीम है, यानी वो जो रनिंग वाटर होता है, पानी जो चलता रहता है, उसको आप लोटी का नाम देते हैं। लेंटी क्या होगा, दीज आर स्टैंडिंग वाटर लेके, यानी जहाँ पे पानी ठहर जाता है, यानी बेसन। आप ये समझे कि जैसे कि चट्टान है, उसके ऊपर जो पानी ऊपर बह रहा है उसको आप लोटी का नाम देंगे, और उसकी बेसन के ऊपर यानी उसकी बेस के ऊपर जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो वो एक पोंड की शक्ल अख्तियार कर लेगा, डिच की शक्ल अख्तियार कर लेगा, स्वयं दलदल की जगह शक्ल अख्तियार करेगा, उसको आप क्या नाम देते हैं, विच वन इज कॉल्ड द लेंटिक। तो दो की टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आ जाती है, लोटिक और लेंटिक। इनको मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपको फ्रेश वाटर के लिहाज से आपको दो की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में
आपको पता होना चाहिए। वन इज कॉल्ड द लोटिक, अनदर वन इज कॉल्ड द लेंटिक। अगर आप लोटिक की बात करते हैं तो वो रनिंग वाटर होगा, अगर आप लेंटिक की बात करते हैं तो वो क्या होगा, स्टैंडिंग वाटर होगा, कि जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। ओके, आगे लेके चलते हैं मरीन के बारे में। जैसे आपको याद होगा, आपने मरीन बायोलॉजी भी पढ़ी हुई है, तो इसमें साल्ट वाटर बॉडीज़ हैं, आपको पता है NaCl इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसी वजह से ये वाला जो पानी है, कहता है शैलो वन और सी और एस्टूडी आ जाता है, तो ये आपका काबिल इस्तेमाल नहीं होता। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें अगर हम, कहते हैं आल्सो कॉल्ड मैन मेड है, इसमें मैन की जो इंजीनियरिंग है वो ज़्यादा होती है। मेंटेन आर्टिफिशियल बाय मैन बाय एडिशन ऑफ एनर्जी, पॉपुलेशन आ जाता है, बैलेंस आ जाता है, देयर इकोसिस्टम इंक्लूड कॉपलैंड आ जाता है, शुगर केन, मेज, राइस फील्ड एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें बेटा इसके अंदर आ जाती हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे माइक्रो इकोसिस्टम की बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम आर यूजुअली लार्ज इन साइज, इन दैम न्यूमरस वेरिएबल operate at one time leading to the great complexity, as a result it become useful difficult to study them in the natural condition आ जाता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम है बेटा उसको हम लेके चलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ह्यूमन का जो इसमें जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा। कैन बी रेप्लिकेटेड, मैनिपुलेटेड आ जाता है, जैसे वर्ड का टेकिंग वन फ्यू स्पीशी एट टाइम तो फॉर्म द एजेनिक। अच्छा ना, यहाँ पे एजेनिक कल्चर है, एक होता है जीनिक, जीनोबायोटिक्स से एक वर्ड लिया जीनिया। जीनिया वैसे जीनोस का मतलब होता है फॉरेन, स्ट्रेंज, लॉजिकल उसका मतलब है। अब यहाँ मतलब है एजेनिक, यानी जो मतलब फॉरेन नहीं होगा, यानी ये क्या होगा, एंडेमिक होगा, मुकामी होगा, उसके लिए से बात करनी। एंड एजेनिक कल्चर इज अ बैक्टीरियल कल्चर दैट कंसिस्ट ओनली ऑफ वन स्पीशी, स्टडी देम डिजायर्ड कॉम्बिनेशन सेंट्रली द कंसेप्ट ऑफ पॉलीजीनिक कल्चर हैज बीन डेवलप्ड अडम 1971 एंड अदर हैव इंट्रोड्यूस अ माइक्रो सिस्टम कंसेप्ट आ जाता है। बेटे अगर आपसे मैं, जैसे मैंने आपको ऊपर याद करवाया कि अगर आपसे पूछा जाए कि इकोसिस्टम की टर्म किसने दी, तो टेंसले ने दी है। अगर इसी तरह अगर आपसे मैं ये पूछूं कि माइक्रो इकोसिस्टम की टर्म किसने दी, अडम, ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट इकोलॉजिस्ट था दो नाइन 20 सेंचुरी का, तो उसको आपने बेटा याद कर लेना। ओके, ऐसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें जरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम अगर हम देखें ना, तो आपको आइडिया होगा। जैसे सन है, आपको पता है कि सूरज का मंबा है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स के बाद ऑनवर्ड फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर है, डेजर्ट है, यानी एट द एंड प्रोड्यूसर सबको जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो प्रोड्यूसर देंगे, और आगे डिकम्पोजर, कंज्यूमर, डिफरेंट का साइकिल जो चलता रहता है। अच्छा, इसी तरह आगे लेके चलते हैं। इकोसिस्टम की हम स्ट्रक्चर बता देते हैं। जैसे हम पहले भी जानते हैं, इकोसिस्टम जो है ना, वो आपके दो चीज़ों को मिलने से बनता है, लिविंग यानी बायोटिक, और नॉन लिविंग यानी एबायोटिक, या नॉन लिविंग का फिजिकल भी कह सकते हैं। एबायोटिक या नॉन लिविंग कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो इनमें क्लाइमेटिक कंडीशन आ जाती है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको शुरू में भी वेदर और क्लाइमेट के बारे में बेटे बताया हुआ है। वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है, और क्लाइमेट क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। क्लाइमेट को उर्दू में आब हवा भी बेटा कहते हैं। तो इसमें एयर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है, पीएच आ जाएगा। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन या ओवरऑल पोटेंशियल हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें इको सिस्टम में, इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ठीक है, ऑल आर इन्वॉल्व इन साइक्लिंग न्यूट्रॉन्स आ जाता है। द अमाउंट ऑफ दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम इन इको सिस्टम इज कॉल्ड द स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्वालिटी। बेटा ये बात ध्यान में रखनी है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जो क्वोशंट है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जो मिकदार है, ठीक है, जो इकोसिस्टम में पाई जाती है, गिवन टाइम पे पाई जाएगी, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, विच इज कॉल्ड स्टैंडिंग टाइम, ठीक है, उसको आपने याद कर लेना। स्टैंडिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ऑर्गेनिक आप जानते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन यकमुश्त या एट अ सेम टाइम मौजूद हो, आप उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बड़े नाम देते हैं। इसी तरह बायोटिक की अगर हम बात करें, ट्रॉफिक में इकोसिस्टम में डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशनल आ जाता है। इनमें अगर हम देखें बायोटिक में ऑटोट्रॉफिक है, जैसे प्लांट है, प्लांट ऑटो का मतलब सेल्फ थ्रू, ट्रॉफ का मतलब नॉरिशिंग, लेवल ऑफ नॉरिशिंग आ जाता है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है, इसमें प्रोड्यूसर एनर्जी, ट्रांसड्यूसर है, दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एनर्जी इज ब्लॉक्ड बाय द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एलिपड। यानी जो प्लांट है वो क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले फोटो ऑटोट्रॉफ आएगा, इसमें ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है प्लांट में, आप जानते हैं कि वो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें क्लोरोफिल मौजूद होगा, जो कि ऑर्गेनिक है। ओके, इसी तरह कुछ बैक्टीरिया भी, जैसे सियानो बैक्टीरिया बिल्कुल एनर्जी है। इसी तरह कीमो ऑटोट्रॉफ आ जाते हैं, दीज यूज एनर्जी जनरेशन ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म आ जाते हैं। अगर आपको याद हो, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को एज अ हाइड्रोजन डोनर के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नीचे आ जाता है हेटेरोट्रॉफिक, अगर हम बात करें, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ यूटिलाइजेशन, अरेंजमेंट आ जाता है, डिकम्पोजिशन आ जाता है, दे कंज्यूम द मैटर बिल्ट अप बाय द प्रोड्यूसर, ये सारा उनके जरिए से आएगा। अगर हम मैक्रो कंज्यूमर की बात करें, दे आर आल्सो कॉल्ड द फेगोट्रॉफ। अगर आपको याद हो, फेगोसाइटोसिस हमने पढ़े, हम नहीं ना, ये टर्म पढ़ी हुई है एंडोसाइटोसिस के अंदर, फेगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग भी कहते हैं, पाइनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। इसमें एनिमल एंड गेस्ट अदर चंक्स फूड ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट आ जाता है। हर्बीवोर है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, जैसे वो यार, जैसे अगर कोई जान, वो या हम तो ओमनीवोर है ना, जैसे वो जानवर जो प्लांटेशन पे डिपेंड करता है, प्लांटेशन से फीड लेता है, ठीक है, चारे से अपनी फीड लेता है, तो उसको आप हर्बीवोर का नाम देते हैं। सेकेंडरी टर्शियरी, ये डिफरेंट लेवल आ जाते हैं। द कार्निवोर्स है, ओमनीवोर्स है, लाइक प्रेइंग एन एनिमल, तो देयर इज अ डिफरेंट फूड चेन जो एक लेवल से दूसरे। कार्निवोर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज ऑर्डर,
कार्निवर ऑर्डर 1, कार्निवर ऑर्डर सो ऑन डिपेंडिंग ऑन द फूड हैबिटेट, यानी ट्रॉफिक 1, T1 प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर या क्वार्टरनी कंज्यूमर, ये आगे बेटा चलता रहेगा। कंज्यूमर की अगर हम बात करें माइक्रो में, डिकम्पोजर, रिड्यूसर या सेप्रोड्रॉप, सेप्रो का मतलब भी डिकम्पोजर है, ठीक है। ऑस्मोड्रॉप, ऑस्मो का मतलब भी टू पास थ्रू अ मरीन, स्कैवेंजर है, ठीक है। वेगट एंड वेवन, ओवन आ जाता है 1971, यूज द टर्म बायोफेजिज फॉर हेट्रोट्रॉफिक डिकम्पोजर, ये अंडरलाइन बेटा कर लेना आपने, ठीक है। वेगट एंड ओवन 1971, जैसे अडम का ऊपर हमने यार हमने टेंथ से लेकर याद किया हमने तो उसको भी आपने याद कर लेना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेकडाउन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड डेट एंड लिविंग आ जाता है, प्रोटोप्लाज्म है, अब्जॉर्ब न्यूट्रन डिक्रेन, ये सारे सारे बेटा वन बाय वन उसमें आ जाते हैं, ओके। इनवर्टिब्रेट आ जाता है, प्रोटोजोआ है, ओलिगोचीट है, अर्थवर्म है, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, तो दे हैव द एसेंशियल एंजाइम, तो जितने भी डिकम्पोजर है ना आपके जैसे फंजाई है, तो उनमें डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो एंजाइम रिलीज करते हैं, वो एंजाइम जो है डिकम्पोजिशन को कैरी करते हैं। द डिसइंटीग्रेशन डेड ऑर्गेनिक मैटर, अगर हम देखें ना ऑर्गेनिक डेट्रिटस, अगर आपको याद हो, ये लैटिन वर्ड है, हमने पढ़ा था, डेट्रिटस का मतलब ही डेड आ जाता है, गंद आ जाता है, ठीक है। द डिसइंटीग्रेटिंग डेट्रिटस इज कॉल्ड द पार्टिकुलेट ऑर्गेन, पीओएम, ये हमने पहले भी पढ़ा, ये हम पढ़ेंगे, हम उसको आगे आपका जो टॉपिक आएगा बायो रेमडिशन, बायो रिसेशन वाले टॉपिक में, उधर हम इसको पढ़ेंगे वन बाय वन। या ग्रीन केमिस्ट्री में आपने इसको बेटा पढ़ा होगा, पीओएम पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर। इसी तरह डीओएम, जैसे बीओडी हम पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, या सीओडी हम पढ़ते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर के लिए ऐसे बेटा हम बात करेंगे, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द अडेफी फैक्टर, ये सारे के सारे आपके सोल, जैसे अगर हम ये देखें ना, ये आपको नजर आ रहा है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो हर जानदार एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, यानी मेन आपका सन है, सन से प्लांट में, प्लांट से आगे कोई हशरात आ जाएगा, हशरात को कोई और मतलब आपका रेप्टाइल खा लेगा। तो इस तरह ये चेंज जो है चलती रहती है, एनर्जी एक फ्लो से दूसरे में जाती रहती है। अगर हम नीचे आ जाए जरा, अर्थस्फीयर की बात करें, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, इकोस्फीयर है, ये डिफरेंट जो स्फीयर है, अगर हम उसकी बात करें, कहते हैं एवरीथिंग इन अर्थ सिस्टम कैन बी प्लेस इनटू वन ऑफ द फोर मेजर आ जाता है। अगर हम सब सिस्टम देखें तो यहाँ पे स्फीयर का मतलब ही जगह, एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगर हम देखें लिथोस्फीयर, लिथो लैंड के लिए बोला जाएगा, हाइड्रो वाटर के लिए बोला जाएगा, वाटर बॉडी के लिए बोला जाएगा, बायो लिविंग थिंग के लिए बोला जाएगा, एटमोस्फेयर, एटमो का मतलब एयर है, ओके। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट में, लिथो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटे क्या आएगा, लिथोस्फीयर कंटेन ऑल ऑफ द कोल्ड हार्ड सॉलिड लैंड ऑफ द प्लेनेट, क्रस्ट आ जाता है, द सेमी सॉलिड अंडरनीथ द क्रस्ट आ जाता है। इसी तरह आप जानते हैं कि सॉइल के नीचे आपको अंडर वाटर टेबल मिलेगा, एंड द सर्फेस ऑफ द लिथोस्फीयर वेरी अनइवन, हमने ना पूरी अगर आपको याद हो केमिकल प्रॉपर्टीज की पढ़ी है, जैसे अगर आपको याद हो क्वार्ट्ज मौजूद है, फेल्डस्पार मौजूद है, माइका मौजूद है, ओलिविन इसमें मौजूद है, तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट इसमें मौजूद है कि विच आर द सिलिका एंड सिलिकेट, SiO2 और SiO2O3, तो डिफरेंट उसकी डेरिवेशन मौजूद है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, ये डिफरेंट आ जाती हैं। इफ समवन वर टू कट थ्रू अर्थ टू सेंटर, दिस लेयर वुड बी रिवील्ड लाइक अ लेयर ऑन द ऑनियन, कहते हैं ये बिल्कुल ऐसी है जैसे ऑनियन के लेयर है, जैसे अगर हम ऑनियन को काटे ना तो उसके ऊपर डिफरेंट लेयरिंग होती है, इसी तरह से आपकी अर्थ भी है वो डिफरेंट लेयर के अंदर आपके जैसे ऊपर वाली आपकी जो अर्थ क्रस्ट आ जाती है, और अगर हम देखें ना कोर मेंटल, ये डिफरेंट पार्क स्टडी के अंदर हमने लेयर पढ़ी थी, लेयर वेरी थिन सॉलिड आ जाता है, नेक्स्ट टू थिक सेमी सॉलिड सिलिकॉन, या अब हमें पता है कि आपकी जो अर्थ है वो नेचुरल रिजर्वायर है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट बेटा मौजूद होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें, कंटेन ऑल द सॉलिड लिक्विड गैसेस फॉर्म इन द प्लेनेट है, आपका जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, ब्लू इसी वजह से कि हमें ब्लू, चूंकि इसका मेजर जो कंटेंट है वाटर है, ठीक है। ऊपर से देखें तो दे लुक लाइक अ ब्लूइश, इट रेंज 10 to 20 किलोमीटर इन थिकनेस आ जाता है। द हाइड्रोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम अर्थ सरफेस आ जाता है, डाउनवर्ड आ जाता है किलोमीटर, लिथोस्फीयर एंड अपवर्ड अप टू 12 किलोमीटर, ये इसके दिन बताई हुई है कि कहाँ कहाँ पे आपको हाइड्रोस्फीयर आपको मिलेगा। स्मॉल पोर्शन ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इज फ्रेश आ जाता है, नॉन साल्टी, द वाटर प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर डाउन द अर्थ सरफेस, रिवर स्ट्रीम अलॉन्ग द अर्थ एंड ग्राउंड वाटर आ जाता है। मोस्ट ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रोजन, और ज़्यादातर आपका जो पानी है, यानी अगर हम देखें ना 97% आपका आइस कैप में पानी है, आइस कैप यानी ग्लेशियर्स में पानी है, 2% आपका जो है सी के अंदर आ जाता है, 1% आपका फ्रेश वाटर है जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए आपको अवेलेबल है। नीचे आ जाता है 97% अगर हम देखना साल्टी है, द साल्टी वाटर को लेट द डीप वैली आ जाता है, द लार्ज कलेक्शन ऑफ साल्टी वाटर आर कॉल्ड ओशन, ओशन हम जानते हैं, मैंने आपको पैसा के नाम से एक टर्म याद कराई थी, पी का मतलब पैसिफिक ओशन है, ए का मतलब जो है अटलांटिक ओशन है, आई का मतलब इंडियन ओशन है, एस का मतलब सदर्न ओशन है, और ई का मतलब आर्टिक ओशन, ये सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, सबसे छोटा आपका आर्कटिक ओशन आ जाता है, ओके। इसी तरह वाटर नियर द पोल इज़ वेरी कोल्ड वाल द नियर द इक्वेटर, इसी तरह पानी जो पोल के पास है, यानी अगर आपको कुतुब शुमाली कुतुब जनूबी, वहाँ पे पानी आपको ठंडा मिलेगा, जो इक्वेटर के पास है, जो एक फर्जी लाइन है, इमेजी लाइन है, वहाँ पे पानी आपको गर्म मिलेगा। द डिफरेंट टेम्परेचर काज वाटर टू चेंज फिजिकल स्टेट, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इन द आ जाता है, काज डिफरेंट आ जाता है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर लाइक दोज फाउंड एट द पोल आ जाता है, वाटर टू फ्रीज इंटू सॉलिड आ जाता है, तो पोलर आइस के भी डिफरेंट इसमें वेरिएशन आ जाता है। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर फाउंड एट द इक्वेटर काज वाटर टू वेपरेट, तो वहाँ पे पानी जो है वेपराइज करने में रोल अदा करता है। बायोस्फीयर की अगर हम बात करें, बायोस्फीयर कंटेन ऑल द प्लैनेट लिविंग थिंग आ जाता है, द स्फीयर इंक्लूड ऑल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल आ जाता है, व्हेन द बायोस्फीयर लिविंग इकोलॉजिकल आ जाता है, दिस इज द ब्लैंकेट, दिस इज द लेयर कि जहाँ पे लिविंग बॉडी या लिविंग एंटिटी एग्जिस्ट करती है,
चाहे वो कोई भी कुछ सिस्टम है उसको बायोस्फीयर का नाम देंगे। ओके, एटमॉस्फेयर आ रहा है, एयर के लिहाज से बात करेंगे हम। कंटेन ऑल द अर्थ आ जाता है, एक्सटेंड लेस देन 1 मीटर बिलो द प्लेनेट सर्फेस ऑफ द 10,000 किलोमीटर अबव द प्लेनेट सर्फेस आ जाता है। द अपर पोर्शन एटमॉस्फेयर, ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाते हैं। सन अल्ट्रावायलेट है। व्हेन एयर टेम्परेचर इज इन द लोअर पोर्शन आ जाता है, स्फीयर चेंजेस आ जाता है। द रिजल्ट कैन बी सिंपल, ब्रीज आ जाता है। तो अगर हम इकोस्फीयर की बात करें तो एन एटमॉस्फेयर इज अ प्लेनेटरी, आपको पता प्लेनेट है हमारा, अर्थ हमारा प्लेनेट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लेनेटरी सिस्टम। 8 इसमें सितारे हैं अगर आपको याद हो। मरकरी है, वेनस आ जाता है, अर्थ आ जाता है आपका, ठीक है, मार्स आ जाता है, जुपिटर आ जाता है, सैटर्न आ जाता है आपका, यूरेनस आ जाता है, ठीक है, और नेपच्यून आ जाता है। ये डिफरेंट आपके जो सितारे इसमें बड़ा मौजूद है, ठीक है, उसको हमने देखना है। तो अगर हम इकोस्फीयर की बात करें तो इट इज़ अ ग्लोबल इकोसिस्टम। तो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड मैटर कंस्टिट्यूट गिवन प्लेनेट आ जाता है इसमें, कॉन्टिन्यूइंग आ जाता है। द फोर्स ऑफ द फोर फंडामेंटल इंटरेक्शन काज द वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर आ जाता है। द लेयर आर कॉल्ड द कंपोनेंट स्फीयर एंड द टाइप एंड एक्सटेंट टू विच कंपोनेंट स्फीयर फ्रॉम वन पार्टिकुलर टू अनदर आ जाता है। कंपोनेंट स्फीयर दैट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इकोस्फीयर। तो अगर हम इकोस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट आपकी जो स्फीयर्स हैं वो मिलकर यहाँ पे एक अहम रोल अदा करती हैं। तो यहाँ तक बढ़िया आपने इसको देख लेना है।